गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम संस्कृत की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन डी में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं उपपद विभक्ति परिचय। विभक्ति तो है, जिसे कारक हम कहते हैं। विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे किस तरह से होता है हम आगे सीख गए हैं। जो 7th विभक्ति है वह उनका मीनिंग हमने समझ लिया, पर यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे कौन सी विभक्ति करनी है उसके लिए उपपद विभक्ति परिचय लेना है हमें। उपपद का मतलब होगा जो पद के समीप हो, और पद के समीप कौन सा शब्द होगा जिसे हम कहेंगे अव्यय। ऐसे शब्द को कहेंगे अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय न हो, मतलब वह रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि एक रूप है वद, उसका प्रेजेंट टेंस का रूप हम बनाएंगे वदामि, वदामः, वदामः, तो उसका रूप परिवर्तन होगा। पर ऐसे शब्द है जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहेंगे अव्यय। और जैसे जैसे अव्यय जहां जहां पे उपयोग में आते हैं, यूज होते हैं, उसके साथ कुछ अलग अलग विभक्तियों का परिचय होता है, और वही आज हम समझेंगे। उसे कैसे याद करना है बहुत ही सिंपल है, और सरल जो पद्धति है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। गिरिं परितः मार्गः वर्तते। पर्वत की चारों ओर रास्ते हैं। वृक्षं प्रति, यहाँ पे अनुस्वार है, वृक्षं प्रति प्रकाशते विद्युतः। वृक्ष की ओर विद्युत मतलब जो ऊर्जा है, लाइट है, वह प्रकाशित हो रही है। विद्यां विना निष्फलम जीवनम। विद्या के बिना, ज्ञान के बिना हमारा जीवन निष्फल है। सताम निकषा संगत्य या आह, ये हमारे ऋषण का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। सताम संगत्य सविनय आह, मतलब वह उसके पास जाके विनय से, रिस्पेक्ट से। और यहाँ पे देखिए मार्गम, गिरिं, वृक्षम, विद्याम और ताम, यह सभी जो वर्ड है वह सेकंड विभक्ति का है। मह प्रोनाउंस उसका होता है। क्यों सेकंड विभक्ति का प्रयोग लिया है हमने? क्योंकि उसके पीछे जो है उभयतः, परितः, प्रति, विना और निकषा, यह जो अव्यय आया है उसके लिए, उसके हिसाब से हमें यह शब्द सेकंड विभक्ति में लेना है। यहाँ पे थर्ड विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। मार्गेण उभयतः वृक्षाः सन्ति ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? मार्गेण उभयतः, रास्ते से, ऐसा हो जाएगा तो वह सही सेंटेंस होगा नहीं। तो हमें याद रखना है, सिर्फ सेंटेंस जो एग्जाम्पल है उसको लर्न नहीं करना है। पर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जो अव्यय पद है सेकंड विभक्ति के लिए, सबसे ज्यादा सेकंड विभक्ति में है, फिर कम होते जाएंगे, तो उसको याद करना है। प्रति, विना, निकषा अलग अलग अव्यय पद है। उभयतः, परितः, अंतरा, द्वितीया, मतलब यह अव्यय जब प्रयोग होंगे सभी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? सेकंड विभक्ति, मतलब प्रति, विना, निकषा, उभयतः, परितः, अंतरा, द्वितीया। इस तरह से हमको बोल के उसको याद रखना है। मैंने यह बॉक्स बनाया है क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक में है। फॉर एग्जाम्पल, नद्यः सागरं प्रति प्रवहति। नद्यः सागरं, नद्यः सागरं प्रति प्रवहति। देखो यहाँ पे सागर शब्द का सेकंड विभक्ति आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे प्रति शब्द लिया हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ इस शब्द को, जो अव्यय पद है, इसको 6 अव्यय पद को याद रखना है। आगे देखेंगे थर्ड विभक्ति। थर्ड विभक्ति का अर्थ क्या होता है? साधन, इंस्ट्रूमेंट, करण कहा जाता है थर्ड विभक्ति को। तो यहाँ पे जो अव्यय है कौन है? सह, समम, सार्धम, अलम। तो यहाँ पे उसका मीनिंग होगा विथ, साथ में, तीनों का मीनिंग होगा सह, समम, सार्धम, और अलम का होगा
होगा स्टॉप। अगर हम किसी भी कार्य को या किसी की बात नहीं सुनना चाहते तो उसको बोलेंगे रहने दो, गॉड फॉरबिड, उसका ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे सह समम सार्धम अलम का थर्ड प्रयोग थर्ड विभक्ति में होगा। फॉर एग्जाम्पल थर्ड लेसन में हम पढ़ चुके हैं मित्रे समम पाठशाला गच्छ। जो फादर है वह पुत्र को इंस्ट्रक्शन देता है कि मित्रे समम, समम मतलब साथ में, तो मित्र शब्द की कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? थर्ड विभक्ति। उसके बाद सेकंड लेसन में अनागत विधाता में देखा था हमने कि अनागत विधाता वह लेख छोड़ के चली जाती है तो उसका लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है परिजनेन सह निष्क्रांत अनागत विधाता परिजनेन। तो परिजनेन क्यों आया? क्योंकि उसके साथ अव्यय पद था सह। मैंने एक्सरसाइज में भी बताया था आपको। उसके बाद देखेंगे अलम आशंकया, शंका करना, डाउट करने में उसको रहने दो, डाउट मत करो। और उसके बाद देखो अलम पठनेन, आप पढ़ाई करना रहने दो, पढ़ाई मत करो। तो यहाँ पे जो अलम आशंकया वाला जो सेंटेंस है उसको हमें बहुत ध्यान से लर्न करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अलम का एक ही एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 14 में दिया गया है और यह मोस्ट आईएमपी है। सह समम सार्धम का के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। लाइक गंगा तीरे शिष्येन सह गुरु वर्तमान आसीत, मतलब गंगा नदी के किनारे पे गुरु शिष्य के साथ शिष्येन सह घूम रहे थे, वेंडरिंग। इस तरह से हमें याद रखना है। थर्ड विभक्ति को किस तरह याद रखेंगे? सह समम सार्धम अलम तृतीया, सिर्फ अव्यय पद को याद रखो, थर्ड विभक्ति का प्रत्यय हमें आना चाहिए। सह समम सार्धम अलम तृतीया। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ विभक्ति। फोर्थ विभक्ति में क्या आएगा? तो फोर्थ विभक्ति में होगा नमः स्वाहा स्वस्ति। कैसे याद रखेंगे? नमः जैसे हमने किसी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। स्वाहा का मतलब क्या होगा? जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो आहुति देते हैं, हवि देते हैं और बोलते समय मंत्रोच्चार खत्म होने के बाद ब्राह्मण बोलता है स्वाहा, तो उसका मीनिंग होता है हम उसको अर्पण करते हैं, देते हैं अग्नि को। और फोर्थ विभक्ति का प्रयोग कब आता है? जब हम किसी को कुछ भी देते हैं। और स्वस्ति का मतलब होता है आशीर्वाद देना, किसी का अच्छा सोचना, उसे शुभाशीष देना। तो नमः का प्रयोग मोस्ट टाइम भी है, कई बार पूछा गया है। तो गणेशाय नमः, रामाय नमः, सरस्वती नमः, नमः शिवाय, जहां पे नमः का प्रयोग आएगा वहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद है स्वाहा। हम किसे अर्पण करेंगे? अग्नि को, यज्ञ के बाद। तो अग्नये स्वाहा, क्योंकि यहाँ पे ये क्यों दिया गया है? अग्नि इकारांत है और इकारांत का चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग ये है, तो यहाँ पे होगा अग्नये स्वाहा। उसके बाद देखेंगे पुत्राय स्वस्ति। तो स्वस्ति का शब्द हुआ तो यहाँ पे आया पुत्राय। देखो यहाँ पे इस शब्द को, एग्जाम्पल कोई भी हो, याद क्या रखना है? सिर्फ ये तीन शब्द। कैसे याद रखेंगे? देखो नमः, किस तरह से? नमः हमने नमस्कार किया, स्वाहा आहुति दी उसे, और स्वस्ति आशीर्वाद देते हैं। पर कौन सी विभक्ति है? तो हमें इस हमको ऐसे मोड़ देना है। कितनी फिंगर बची है? 4। तो कौन सी विभक्ति होगी? फोर्थ विभक्ति। तो इस तरह से हमें याद रखना है नमः स्वाहा स्वस्ति चतुर्थी, नमः स्वाहा स्वस्ति चतुर्थी, ऐसे करके याद रखना है। अब उसके आगे देखेंगे पंचमी। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? अलग होना, अपादान उसका नाम है, अलग होगा। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से पत्ते या फल गिरते हैं, मतलब उससे अलग होते हैं। तो यहाँ पे अलग होने की बात है। उसके दो ही प्रत्यय है, रुते प्रवृत्ति पंचमी। प से याद रखना है पंचमी, दो ही वर्ड है। उसके एग्जाम्पल देखेंगे। प्रवृत्ति मतलब बाल्यकालात् प्रवृत्ति गायति, प्रवृत्ति वहां से लेके आज तक वो कार्य कर रहा था, अब भी कर रहा है। इतने सालों से, इतने साल गुजर गए फिर भी वह कार्य कर रहा है। तो सह बाल्यकालात् प्रवृत्ति गायति, बचपन से वह गा रहा है, तो बाल्यकाल को पंचमी विभक्ति लगी हुई है। उसके बाद देखेंगे रुते ज्ञानात् सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। रुते का मतलब बिना या बिना,
होता है, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो बहुत सिंपल है, दो ही वर्ड है, रुते प्रवृत्ति पंचमी, रुते प्रवृत्ति पंचमी, प के हिसाब से उसे याद रखना है। उसके बाद लास्ट देखेंगे 6 विभक्ति, उसमें कृते शब्द मोस्ट आईएमपी है। पूरी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 15 में लास्ट पैराग्राफ में एक लाइन दी गई है, सह जीवानाम कृते उपयोगिनम एवं आसीन। बोर्ड के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण यह लाइन है। कृते किस लिए यह कार्य किया, किसके लिए यह कार्य किया। 6 विभक्ति जो संबंध दिखाता है, अग्रे हमारे आगे, पुरतः पृष्ठतः पीछे, तो यहाँ पे होगा सह जीवानाम कृते उपयोगिनम आसीन और देशस्य कृते अहम किमपि नास्ति, देश के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट आईएमपी में लेना है कृते। मयूरस्य अग्रे अहम तिष्ठति, मयूर के तिष्ठामि, मयूर के आगे मैं खड़ा हूँ। मयूरस्य पृष्ठतः अहम उपविशामि, मयूर के पीछे मैं बैठ जाता हूँ। तो मयूर शब्द किसके पीछे आगे है, तो मयूर शब्द के पीछे आगे है, तो उसको हमने षष्ठी विभक्ति लगाई है। अब देखेंगे इसको कैसे लर्न करना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ इस शब्द को याद रखना है और उसके साथ विभक्ति का नाम बोलना है, उसका प्रत्यय याद रखना है और हमें लर्न हो जाएगा। देखेंगे प्रतिनिनामी कषा उभयतः परितः अंतरा द्वितीया, इस तरह से लयबद्ध हमें पठन करना है। सह समम सार्धम अलम तृतीया, सह समम सार्धम अलम तृतीया। और इसका मैंने बताया था नमः स्वाहा स्वस्ति चतुर्थी, रुते प्रवृत्ति पंचमी, रुते प्रवृत्ति पंचमी, और उसका आएगा कृते अग्रे पुरतः षष्ठी, कृते अग्रे पुरतः षष्ठी। इस तरह से अव्यय पद को हमें लर्न करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क की हम कंप्लीट कर सकेंगे।